दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक योजना और विकास। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से जानेंगे नियोजन यानी प्लानिंग क्या है, योजना आयोग तथा नीति आयोग, इनकी प्रमुख विशेषताएं और अंतर क्या हैं। साथ में हम नीति आयोग के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आइए जानते हैं योजना या नियोजन के बारे में। दोस्तों किसी भी लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए, समय और संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए और अनिश्चितता यानी खतरों या जोखिम को कम करने के लिए योजना यानी प्लानिंग की आवश्यकता होती है। और ये हमें बताता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। तो सभी मनुष्य आने वाले कल के बारे में चिंतित रहते हैं। इस चिंता के समाधान के लिए वो चिंतन करते हैं और इसी चिंतन में उनके भविष्य की योजनाएं शामिल होती हैं। भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति इस दिशा में कुछ व्यवस्थित प्रयास, इन चिंताओं का उचित निदान है। राष्ट्रों को भी अपनी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कदम उठाने होते हैं। और 1928 में सबसे पहले सोवियत रूस ने अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि के लिए इस प्रक्रिया के तहत नियोजन यानी प्लानिंग को स्वीकार किया था। देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ योजनाबद्ध कदम उठाए गए और रूस के ये प्रयास उस समय अवधि में काफ़ी सफल हुए। और इसका परिणाम ये हुआ कि अन्य राष्ट्रों ने भी विकास के इस मॉडल को स्वीकार किया। हमारे देश ने 1950 में योजना आयोग के गठन के साथ ही नियोजन के इस स्वरूप को स्वीकारा था। देश में विद्यमान आर्थिक समस्याओं, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, उद्योगों और कल कारखानों का विकास करने और सूचना प्रौद्योगिकी को गति देने के लिए आर्थिक नियोजन आवश्यक है। दोस्तों भारत में 1950 में सरकार द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 को भारत में जो है योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। प्लानिंग कमीशन किस लिए? तो योजनाओं के निर्माण के लिए कि किस तरह से देश के संसाधनों का उपयोग हो सके और देश का संतुलित विकास हो सके। सबसे पहले आइए जानते हैं नियोजन यानी प्लानिंग क्या होती है। तो हमने पहले ही आपको बताया कि किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, समय और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए प्लानिंग की आवश्यकता होती है। और ये हमें बताता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। तो नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है? लक्ष्य प्राप्ति के लिए और संसाधनों का सही उपयोग इसमें किया जा सकता है। आप जानते हैं कि भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, इसलिए नियोजन में अनिश्चितता और जोखिमों में कमी आती है, लोगों के तनाव में कमी आती है और कार्य में समन्वय होता है। साथ ही साथ योजनाएं हमें एक मानक देती हैं जिससे हम काम के दौरान अपनी प्रगति की जांच करते हैं। तो सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम ही नियोजन है। नियोजन के लिए जरूरी है कि उद्देश्य यानी लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, उसे प्राप्त करने के साधन और प्रयास व्यवस्थित होने चाहिए और अवधि निश्चित हो। हमारे योजना आयोग ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि नियोजन संसाधनों के संगठन की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। योजना आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है और ये एक गैर संवैधानिक निकाय था। और योजना आयोग विधि द्वारा निर्मित एक गैर संवैधानिक या संविधानेतर निकाय जिसका गठन 1950 में किया गया था। भारत में नियोजन और विकास की दिशा में अगर पहला प्रयास देखें तो 1934 वर्ष याद रखिएगा। 1934 में एम विश्वेश्वरैया यानी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया यानी भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, ये पुस्तक का नाम था, एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक। इस पुस्तक में उन्होंने आशा प्रकट की थी कि प्रस्तुत योजना से आगामी 10 वर्षों में राष्ट्रीय आय दुगुनी की जा सकती थी। बाद में 1944-45 में बॉम्बे प्लान यानी बॉम्बे योजना, श्रीमन नारायण की गांधीवादी योजना, एम.एन. राय की जन योजना और 1950 में जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना भी इस दिशा में किए गए सार्थक प्रयास थे कि किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये जो हैं ये प्लानिंग का ही
एक प्रकार से प्लानिंग या जो हमारा नियोजन था उसी की दिशा में किया गया महत्वपूर्ण प्रयास था कि किस तरह से देश की दशा दिशा और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, नियोजन क्यों आवश्यक है यानी वाई प्लानिंग। तो हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियोजन को अपनाया गया। प्रारंभ में इसके उद्देश्यों में तत्कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित प्रयास किए गए। आज हमारी आवश्यकताएं और चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए नियोजन के प्रयास भी परिवर्तित रूप में हमने प्रारंभ कर दिए हैं। इन उद्देश्यों को दोस्तों देखिए, इन उद्देश्यों को हम कुछ बिंदुओं के रूप में जान सकते हैं। सबसे पहला है, नियोजन की आवश्यकता संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए होती है ताकि इनका अपव्यय रोककर राष्ट्रीय विकास में बढ़ोतरी की जा सके। दूसरी ज़रूरत नियोजन की इसलिए होती है या हमारे देश में इसलिए थी कि बेरोजगारी दूर करना, लोगों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजित करना इसका उद्देश्य था। तीसरी आवश्यकता है कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट। देश के नागरिकों की सुसुप्त प्रतिभा को जागृत कर उन्हें परंपरागत कौशल को नवीनीकृत रूप में विकसित करने का कार्य करता है। आर्थिक असमानता कम करना भी नियोजित विकास का प्रमुख हिस्सा है। गरीब और अमीर के मध्य आर्थिक आधार पर दूरी कम करना नियोजन का उद्देश्य है। और नियोजन का उद्देश्य एक लाइन में आप देख सकते हैं कि सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करना है। इसके अलावा पांचवी आवश्यकता है संपूर्ण राष्ट्र का विकास। तो नियोजन के माध्यम से सभी प्रांतों और क्षेत्रों का संतुलित विकास किया जाना प्रमुख लक्ष्य है। और इसका एक लक्ष्य है कि आय में वृद्धि होगी। नियोजित प्रयासों से उत्पादन के अवसर बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी, जिससे राष्ट्रीय आय में स्वाभाविक वृद्धि संभव होगी। इसके अलावा सामाजिक उन्नति भी नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है और व्यवस्थित विकास से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और ये प्रक्रिया संपूर्ण समाज को प्रगति की राह पर ले जाएगी। देखिए, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को संभव बनाने में नियोजन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जीवन के हर क्षेत्र में व्यवस्थित प्रयास और उन्नति स्वाभाविक है, जो आगे चलकर राष्ट्रीय उन्नति और आत्मनिर्भरता में परिवर्तित होगी। इसके अलावा सत्ताधारी दल द्वारा जनता से किए गए वादों को पूर्ण करने के नियोजित प्रयासों के लिए भी योजना निर्माण किया जाना आवश्यक है। आर्थिक मामलों में सरकार की भूमिका को स्पष्ट करने, संसाधनों के समुचित उपयोग के उद्देश्य से नियोजन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और जन कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर के कार्यों के करने की क्षमता भी नियोजन से ही विकसित होती है, याद रखिएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों नियोजन के लिए कि नियोजन क्यों आवश्यक है। अब आइए अगले टॉपिक पर अगला टॉपिक देखते हैं कि देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारत में नियोजन के लक्षण क्या हैं। भारत आप जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है यानी लोकतांत्रिक देश है। यहाँ केंद्र और राज्यों में सरकारों का शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया द्वारा बदलाव स्वाभाविक स्वरूप धारण कर चुका है और सत्ता परिवर्तन के साथ सत्ताधारी राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन की नीतियाँ राष्ट्रीय नियोजन और उसकी प्रकृति को प्रभावित करती हैं। जब कोई भी सत्ताधारी दल पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण और प्लानिंग का कार्य करता है तो इस प्रक्रिया में नेशनल इंटरेस्ट कभी भी गौड़ नहीं हो सकता है। संवैधानिक मूल्यों के अनुरक्षण को भी ध्यान में रखा गया है और नियोजन के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 7 दशकों पर दृष्टिपात करें तो हमारे योजनागत ढांचे में इन लक्षणों को हम जो चीज़ें विद्यमान पाते हैं उनको आप देखेंगे। अच्छा नियोजन जो है वो राष्ट्र की समृद्धि का प्रतीक और आधार है। क्यों? क्योंकि इससे जो संसाधन हैं उनका अधिकतम प्रयोग किया जा सकता है, औद्योगिकरण में क्रमबद्ध वृद्धि की जा सकती है, कृषि और पशुपालन का भी समानांतर विकास किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और संप्रेषण क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ा जा सकता है। इससे नौकरशाही में पारदर्शिता लाने में मदद मिलती है। भौगोलिक दृष्टि से वंचित क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता देकर क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया जा सकता है और शिक्षा के क्षेत्र का आधुनिकीकरण और प्रसार हो सकता है और बौद्धिक संपदा का समुचित उपयोग जो है नियोजन से संभव है। इसके अलावा कौशल विकास पर ध्यान देने का नवीनतम लक्षण हमारी नियोजन प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं और भारत में नियोजन की प्रकृति उतार चढ़ाव वाली रही है। जो हमारे नीति निर्धारक हैं उनके विचार और अवधारणाओं ने इसे प्रभावित किया है।
प्रारंभिक वर्षों में जहां ये अति केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में आई, आगे चलकर उदारवादी स्वरूप धारण कर लेती है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे नियोजन पर भी दिखाई देता है और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ नियोजन की प्राथमिकताओं का सम्मिलन रहा है। सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे कृषि, पेयजल, ग्रामीण स्वास्थ्य, ऊर्जा, साक्षरता, पर्यावरण हमारे नियोजन से ओझल नहीं हुए हैं। नियोजन का विकास से क्या संबंध है, इसको समझते हैं। दोस्तों, आर्थिक क्षेत्र में जो प्लानिंग है उसका लक्ष्य राष्ट्रीय विकास है कि किस तरह से राष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्रीय आय, लोगों के जीवन स्तर और उनकी गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके। और सहभागी और उत्तरदायी प्रबंधन विकास की पहली सीढ़ी है। नियोजन संसाधनों और प्रशासन को सहभागी और उत्तरदायी बनाता है। और आप देखिए कि पई, पढ़ंधीकर और क्षीरसागर ने विकास के लिए नीति निर्माणकर्ता दृष्टिकोण की अभिवृत्ति, परिवर्तनशील परिणाम प्रदाता, सहभागिता और कार्य के प्रति समर्पणवादी होना आवश्यक माना है। ये विचारक हैं। महात्मा गांधी नियोजन का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति का विकास कर संसाधनों के विकेंद्रीकरण को प्राथमिकता देते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर कार्य करते हैं, आप जानते भी हैं। और ये अवधारणा सबका साथ सबका विकास जो है वो इसी पर आधारित है कि सभी का विकास हो, सभी के साथ एक साथ आने से सभी का विकास हो सकता है। क्यों? क्योंकि विकास लोगों के जीवन स्तर में उन्नति करता है। और आज हम दुनिया के अग्रणी देशों के साथ खड़े नजर आते हैं तो कहीं न कहीं नियोजित विकास की हमारी रणनीति सफल नजर आ रही है। विकास के नियोजित प्रयासों में 1950 से 2015 तक योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन ने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई और 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग विकास के नियोजित प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। नीति आयोग, इसको हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान और इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा जाता है। नीति आयोग केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015, याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया और ये पूर्ववर्ती योजना आयोग का जो है पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पर गठित किया गया है। नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक यानी ये विचार टैंक के रूप में कार्य करता है और उसे निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करता है। देखिए, नीति आयोग के गठन के आधार क्या क्या रहे हैं, इसको जानना जरूरी है। दोस्तों, नीति आयोग योजना आयोग का ही आधुनिकतम रूप है और भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की है ताकि बदलते आर्थिक परिवेश और सहकारी संघवाद के माध्यम से देश के विकास को गति दी जा सके। देखिए, नीति आयोग के गठन का आधार विकास में राज्यों की भूमिका को सक्रिय करना ताकि राष्ट्रीय विकास में राज्य सहकारी संघवाद के समान सदस्य के रूप में योगदान दे। दूसरा, देश में विद्यमान बौद्धिक संपदा का समुचित दोहन कर उन्हें पलायन से रोकना और सुशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों का साझा मंच तैयार करना, राज्यों की आवश्यकताओं को विभिन्न मंत्रालयों के मध्य संप्रेषण अभाव दूर कर प्रक्रियागत स्वरूप में हल करना, ये नीति आयोग के गठन का उद्देश्य रहा है। और नीति आयोग का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगोचर रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा। नीति आयोग का विजन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडे का प्रारूप तैयार कर सौंपना है। इसके अलावा आप देखिए, राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना निर्माण के लिए ढांचागत विकास की पहल। और नीति आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया जाए। अब आइए देखते हैं दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण जो टॉपिक है कि नीति आयोग के उद्देश्यों में जो अगला हमारा उद्देश्य है वो समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देने का है जिन पर आर्थिक प्रगति उचित प्रकार से आर्थिक प्रगति के कारण उनको बेहतर लाभ नहीं मिला है।
इसके अलावा विकास की दीर्घकालीन नीतियां तैयार की जाएंगी। इन नीतियों की निरंतर समीक्षा और मध्यावधि संशोधन भी किए जाएंगे। देश के बुद्धिजीवी और संस्थाओं को राष्ट्रीय विकास की भागीदारी में सक्रिय किया जाएगा। इनके परामर्श और योजनाओं को राष्ट्र निर्माण में प्रयुक्त किया जाएगा। विकास के एजेंडे में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक साझा मंच तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ सुशासन यानी गुड गवर्नेंस और सतत और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली विकसित कर अनुसंधान व अध्ययन द्वारा परिणामों पर पहुंचना इसका लक्ष्य है। कार्यक्रम और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन यानी टेक्नोलॉजी की प्रगति और क्षमता निर्माण आप देखिए इस पर जोर दिया जाएगा। और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियां संपादित करना ये नीति आयोग का उद्देश्य है। आप जानते हैं कि योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ और ये 31 दिसंबर 2014 तक कार्यरत था। 1 जनवरी से नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 से किया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग में भी योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और इसके सदस्य या गवर्निंग परिषद या गवर्निंग काउंसिल में समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभाएं हैं उनके मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषदों में एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय मसलों पर विचार और निर्णय के लिए विशेष अवधि के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन का प्रावधान है। ये परिषदें भी प्रधानमंत्री के निर्देश पर कार्य करेंगी और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल बैठक में भाग लेंगे। बैठकों की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्षों या प्रधानमंत्री का कोई प्रतिनिधि करेगा। इसके अलावा इसमें प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे जो अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता और जानकारी रखते हों। इसमें पूर्णकालिक पदाधिकारी में उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होंगे। पूर्णकालिक सदस्य 2 हैं, आंशिक सदस्य 2 बौद्धिक संपदा समूह से आवश्यकता अनुसार। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये सचिव स्तर का अधिकारी होगा और इसमें सचिवालय जो है सचिवालय का प्रावधान किया गया है, ये आप जान लीजिए। इसके अनुसार सचिवालय में वर्तमान में नीति आयोग जो है इसके जो है अध्यक्ष और नीति आयोग में सबसे महत्वपूर्ण अध्यक्ष का पद होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी 8 मई 2026 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। 25 अप्रैल 2026 को उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। अब आइए जान लेते हैं योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में। तो योजना आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक जो है गैर संवैधानिक निकाय था जिसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1950 में किया था। नियोजन का उद्देश्य संसाधनों का समुचित उपयोग करना, बेरोजगारी दूर करना, कौशल विकास करना, राष्ट्रीय विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, आत्मनिर्भरता और जन कल्याण को बढ़ावा देना है। इसके अलावा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और आप देख सकते हैं बौद्धिक संपदा के उचित दोहन का नीति आयोग ने व्यवस्थित प्रयास प्रारंभ कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के एक उपाध्यक्ष और 2 पूर्णकालिक सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, ये था आज हमने नियोजन और विकास के बारे में जाना। सामान्य रूप से योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया है। ये बॉटम अप यानी नीति आयोग नीचे से ऊपर दृष्टिकोण का पालन करता है और राज्यों की भागीदारी से यहाँ नीतियाँ बनती हैं। नीति आयोग में राज्यों को धन आवंटित करने की कोई शक्ति नहीं है। ये कार्य केवल वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसमें राज्यों की भूमिका ऐसी होती है कि राज्य गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं। और नियोजन का स्वरूप नीति आयोग में आप समझ लीजिए
पहले योजना आयोग में 5 वर्षीय योजनाएं थीं, लेकिन नीति आयोग में 15 वर्षीय दृष्टिकोण, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय कार्य एजेंडे पर कार्य किया जाता है। और नीति आयोग सरकार के मुख्य थिंक टैंक और सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था खंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।